कि जो रिंग बनी होती है वो उसके ऊपर एक लोहे का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने फट्टे रखे होते हैं, फट्टों के ऊपर उन्होंने पैडिंग की होती है और उस पैडिंग पे आप लोगों को गिरने के लिए सीखना पड़ता है। बूगे मैन जो वो कीड़े खा जाता कीड़े खाता था यार, वो एक अलग स्क्रिप्ट है, बताओ यार। कीड़े होते हैं वो रेंगरे होते हैं, अब उसको कोई कैसे फेक करे। पर भाई जैसे कुछ मैचेस हम देखते हैं कि लोहे की तार भी लपेट के डंडे पे उस पे भी मारते हैं, तो वो रियल होती है वो तार? हाँ, उनको बोलते हैं डेथ मैचेस ब्रो। तो जब वो करना है तो उसमें कोई फिल्टर या पर्दा नहीं होगा। रेसलिंग के अलावा भी कि कोई सेक्सुअल भी कर देते हैं कभी, कोई एपिसोड जैसे एज और लीटा का सीन हुआ था उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई ना तो सोशल मीडिया था, घर की बात घर में रह जाती थी। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आपने WWE के बारे में तो सुना होगा, बचपन में बहुत ज़्यादा देखी भी होगी और सबके मन में ये सवाल होता ही है कि क्या ये स्पोर्ट असली होता है या वो नकली में लड़ता है, कैसे होता है। तो इस बारे में हमें आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जिसके लिए हमने बुलाया है भूपिंदर गुर्जर भाई को। भाई जी स्वागत है आपका। भाई जी एक TNA रेसलर हैं और प्रोफेशनल रेसलिंग करते हैं और इनको बहुत अच्छी नॉलेज है WWE की और कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो भाई स्वागत है आपका। भाई सबसे पहले तो आप सब लोगों का थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया एंड मेरा बड़ा मन था कि मैं जाऊं और लोगों तक रेसलिंग के बारे में उनसे बात करूं कि रेसलिंग एग्जैक्टली है क्या, करेक्ट, असली है नकली है, क्योंकि ये बड़ा मिथ बना हुआ है। करेक्ट। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि सारे मिथ क्लियर कर दूं आप लोगों के। भाई जी थोड़ा आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा आप बताओ अभी करंटली आप कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो एज अ रेसलर, और पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारी ऑडियंस नई जुड़ी है उनको थोड़ा बताओ अपने बारे में। हाँ जी भाई, मेरा नाम भूपिंदर गुर्जर है एंड मैं रेसलिंग की दुनिया में आया था 8 साल पहले। 2018 में मैंने शुरुआत की एंड इससे पहले मैंने किक बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं इंडिया में करता रहता था। अच्छा। तो जब मुझे लगा कि यार अभी यहाँ पे बस इतना हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो मैं निकल गया बाहर। वहाँ पे मैंने रेसलिंग की शुरुआत की एंड प्रोफेशनल रेसलिंग को सीखने में ही मुझे 2 से 3 साल लग गए कि बेसिक ये होती क्या है। एंड जो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है रेसलिंग में वो था TNA रेसलिंग के साथ काम करना। और TNA रेसलिंग के बारे में तो शायद बहुत लोगों को पता है एंड टोटल नॉन स्टॉप एक्शन। पहले आती होती थी 6 साइड रिंग, करेक्ट। अब वो 4 साइड है, बट पहले वो मशहूरी इस चीज़ के लिए थी। तो 3 साल मैंने उनके साथ काम किया, जिसके चलते मैंने WWE के काफ़ी सारे रेसलर्स के साथ काम किया, जैसे ब्रायन मायर्स हो गए, टॉमी ड्रीमर, WCW के पुराने जो ओल्ड हम बोल सकते हैं OG, वो हो गए, बुली रे हो गए। तो ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पहुंच नहीं पाई, बट आज मज़ा आएगा कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। भाई इंडिया में एक टाइम पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट थी WWE की तरफ और सभी लोग फैंस थे, हम भी इतने फैंस थे, ट्रम्प कार्ड्स खेलते थे, सबके मतलब जुबान पर रटे हुए थे। कर्ट एंगल, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, ये सब रटे हुए थे, इनके पूरे कॉन्फ़िगरेशन, इनकी हाइट क्या, इनकी हेल्थ, सब बच्चों ने खेला है। लेकिन एक जोन ऐसा बना कि WWE इंडिया से एकदम गायब हो गया, मतलब बच्चों ने फॉलो करना बंद ही कर दिया। चलो वो बड़े हो गए बट फिर भी जनरेशन आई हैं, लेकिन WWE इतना डिप कैसे हुआ इंडिया में, फिर अट्रैक्शन क्यों नहीं मिली उसको? मेरे हिसाब से वो टाइम था एटीट्यूड एरा, जो कि ट्रिपल एच हो गया और शॉन माइकल हो गया, ये सारे रॉक हो गया, इन लोगों का जो एक जो ये एटीट्यूड एरा था ना, इन टाइम पे ये लोग जो फाइट करते थे वो उनको डायरेक्शन तो देते थे बट वो काइंड ऑफ रियल ही होती थी। जैसे हम बोल देते हैं कि रियल है फेक है। तो जो उस टाइम पे थे, दीज पीपल आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर रेसलिंग, और इनको छूट होती थी। खून निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं, किसी को चोट लग रही है कोई सुनने वाला नहीं है, जस्ट जाओ और फाइट करो। और वो एक चीज़ नई थी इंडिया में कि इससे पहले ऐसी चीज़ें हमने नहीं देखी थी। वो एकदम से आई, कुछ साल फिर वो बनी रही। उसके बाद जब वो लोग मूव कर गए कहीं और कंपनीज़ में, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। और कहीं ना कहीं आई थिंक एक रीज़न ये भी है कि यहाँ से हमारे इंडिया से उसके बाद उन्हें कुछ रेसलर्स नहीं मिले। ग्रेट खली सर आए, उनके टाइम पे फिर से रेसलिंग में बूम आया। अब जब वो चले गए उसके बाद अभी भी अगर देखा जाए तो WWE में कोई भी रेसलर नहीं है जो इंडियन हो। भाई एक नैरेटिव ये भी फैल गया था ना कि नकली है तो देखो ही मत, क्यों ही देख रहे हो, क्योंकि सबको पहले लगता था कि असली में ही लड़ रहे हैं। तो ऐसा सही में होता है कि वो असली में लड़ते हैं?
रेसलिंग को मैं आज आप लोगों को ना समझाऊंगा कि रेसलिंग एग्जैक्टली है क्या। हाँ भाई समझाओ, यहीं से शुरू करो। हालांकि जिसको, जो हमारी ऑडियंस जनता जनार्दन, जिनको लगे असली है वो असली माने, जिनको लगे नकली है वो नकली मारे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रेसलिंग बेसिकली इज़ एन आर्ट फॉर्म। रेसलिंग को हमें सिखाया जाता है कि किस इंसान को फाइट कैसे करना है, कहाँ पे मारना है, कितने प्रेशर से मारना है। टाइमिंग होती है हर एक मूव की, साइकोलॉजी होती है, आप लोग मैच को प्लान करते हो एक तरीके के, आप बेसिकली हमें स्क्रिप्ट मिलती है कि इस तरीके से आपने फाइट करनी है। तो उस जोन में रह के लोगों को एंटरटेन करना, फाइट करना, और जो पंचेस वगैरह हम मारते हैं वो फेक नहीं है, वो मारते हैं, बट कितनी फोर्स से मारना है ताकि दूसरे इंसान को इतनी ज़्यादा ना लगे कि वो मैच ही ना कर पाए। और एक चांस मिलता है, ये तो है नहीं कि रीटेक होगा मैच का। बेसिकली एक्शन, वी आर परफॉर्मिंग अ लाइव एक्शन। करेक्ट, मैं वही सोच रहा था, जैसे मूवी का एक्शन सीक्वेंस है कि आपको एक्सप्रेशन भी देने हैं, मार भी रियल लगनी चाहिए, और बस कोई रीटेक नहीं है उसका। कोई रीटेक नहीं है। और उससे ये भी है कि अपने जो अपोनेंट है उसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि बेसिकली ये बोलते हैं कि हम अपनी बॉडी आपको दे रहे हैं ट्रस्ट करके, तो इसको इतना भी मारना मत कि बंदा नीचे ही गिर जाए। क्योंकि देखो, मैंने बॉक्सिंग किया है, बॉक्सिंग में क्या रहता है कि किक बॉक्सिंग की है, बॉक्सिंग की है, मैं नेशनल लेवल तक किक बॉक्सिंग की है। उसमें क्या है कि हम ट्रेन करते हैं कि हमने जाना है भाई, दूसरे बंदे को फोड़ना है, या वो हमें मारेगा या हम उसको मारेंगे, मैच विन हो जाएगा। पर इसमें क्या है कि आपको 15 मिनट का मैच करना है और लोगों को एंटरटेन करना है। अगर मैं जाती किसी को मुक्का मार दूं या कोई मुझे मार दे, तो मुझे तो चलो क्या ही होगा, हम तो देसी बंदे हैं। बट अगर लेट्स से हम किसी को मार दे और कोई वहीं पे बेहोश हो जाए, तो वो जो 15 मिनट का मैच है, जो लोग आपको देखने आए हैं, वो मतलब ख़त्म हो गया, राइट। बट हम अगर उसी 15 मिनट को लाइव एक्शन करेंगे, फाइट करेंगे, और एक दूसरे को इतनी तरीके से मारेंगे, बट इम्पैक्टफुली मारेंगे कि यार लोगों को देख के बोले कि ओ यार, मतलब कुछ हुआ है। तो उस तरीके से हम ट्रेन करते हैं कि रेसलिंग जो स्क्रिप्ट मिलती है उसको इस तरीके से करें कि उसमें एक्टिंग भी होती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, पर उसके साथ उसमें स्ट्राइक्स भी असली होती हैं। बट ये फेक वाला नैरेटिव इसलिए ज़्यादा सेट नहीं हुआ था कि कुछ वीडियोस ऐसी इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी कि रेसलर्स मार रहे हैं, पंच कर रहे हैं, लेकिन वो हवा में जा रहा है, वो कैमरा एंगल ऐसा था कि वो दिख रहा है उसको, ऐसे ये फेस है तो हिट नहीं हो रहा, स्टिल ही इज़ रिएक्टिंग टू दैट। तो वो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली थी। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या होता है कि लेट्स से मुझे एक चांस मिल गया रैंडी ओटन के साथ काम करने का, ठीक है। रैंडी ओटन इस बिजनेस में 20 सालों से है, एंड ही इज़ अ बिग फिश, कि उसको, वो इस गेम का ओजी है भाई। उसको अगर मैं उसको हर्ट करूँगा तो कल को वो बोलेगा कि भाई भूपिंदर के साथ मैंने मैच नहीं करना, ये सेफ़ नहीं है। तो एक ये भी नर्वसनेस रहती है कि अगर मैं उसको हिट कर रहा हूँ, अगर तो मेरा कोई भाई बंधु है जान पहचान का, फिर तो हम एक दूसरे को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, मैच करेंगे बढ़िया, लोगों को देखने में मज़ा आएगा। पर अगर रैंडी ओटन के साथ अभी भी मेरा मैच हो जाए तो मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगा कि यार इसको मेरा मारा हुआ कहीं हर्ट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि भाई इसको हफ्ते की छुट्टियाँ लेनी पड़ जाए या 2 हफ्ते की छुट्टियाँ। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जब हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं ना, तो उसमें भी वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। और रेसलिंग की गेम सारी है टाइमिंग की। अगर मैंने किसी को यहाँ पे पकड़ा है और मैं अपना मुक्का मार रहा हूँ ताकि उसको मैं हिट करूँ बट सेफ, और अगर वो थोड़ा सा हिल गया, एक्शन यहाँ पे निशाना था और वो हिल के यहाँ पे आ गया और मैंने उसके नाक फोड़ दिया, तो सारे मैच में खून खून हो जाएगा और हो सकता है वो मैच वहीं पे रोकना पड़ जाए। तो कई बार क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स हम बोलते हैं, इसमें एक वो बोलते हैं कि स्पोर्ट प्लान किया होता है जो हमने, उस स्पोर्ट को परफॉर्म करते हुए स्पेसिफिक पोजीशन जो है वो वहाँ पे नहीं बंदा रह पाया या किसी रीज़न की वजह से वो फकअप हो गई, तो उसमें क्या होता है कि अब बंदे ने तो हिट कर दिया और वो मूव कर गया, तो वो फिर ऑब्वियसली उसको हिट तो हुआ नहीं है, तो मिसकम्युनिकेशन हो गई बेसिकली। और वो फिर जब वो कैमरे पे दिखता है तो ऐसे दिखता है कि यार लगा तो है नहीं, ये बंदा ऐसे ही सेल क्यों कर रहा है, जैसे रिएक्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको सेल करना, कि इसको लगा तो है नहीं, सेल क्यों कर रहा है। ओके। क्योंकि अगर वो सेल नहीं करेगा, लेट्स से अगर स्पोर्ट प्लान है कि मुक्का मारा और तूने नीचे गिरना है, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर से कोई तुझे मूव मारूंगा, अगर मैंने उसको मारा नहीं, उसको टच नहीं हुआ और वो नीचे नहीं गया, तो वो सारा स्पोर्ट फकअप हो गया। हाँ। और जो टीवी के लिए ट्रेंड होते हैं वो सही करते हैं कि किस तरीके से घूम फिर के उसी पोजीशन पे फिर से वापस आना।
तो भाई जैसे स्क्रिप्ट दी जाती है आपको कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो इसके रिहर्सल्स भी होते हैं पहले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कैसे क्या करना है, और कितने रिहर्सल्स होते हैं अगर होते हैं तो हमें जो स्क्रिप्ट दी जाती है उसमें ये होता है कि आपने कौन मैच विन करेगा। और क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि रेसलिंग काम कैसे करती है, लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल रेसलिंग क्या है। तो जब हमें वो चीज़ बताई जाती है कि लेट्स से अगर मेरा और आपका मैच हो रहा है तो बोलेंगे कि भूपिंदर गोइंग ओवर एंड आप लोगों का मैच है, पर वो यही ऐसे नहीं बोल देंगे। अगर आप इस बिज़नेस में 10 सालों में हैं तो आपकी एक रेपुटेशन होती है, आपको वो बिल्ड करनी पड़ती है, आपका एक स्टाइल होता है। अगर लोगों को मेरे विन करने से अगर कंपनी में वैल्यू ऐड होगी तो भी वो मुझे विन देंगे। और एक स्क्रिप्ट हमने मैच दे दिया तो उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं देनी कि हम आपस में कि ये आपने ऐसा ही मैच करना। उन्होंने बोलना भैया आप लोग अपना मैच करो, एंटरटेनिंग होना चाहिए, अच्छा, लोगों का इंटरेस्ट बनना चाहिए। और फिर वो मेरी और आपकी रेसलिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो कितने अच्छे तरीके से मैच को प्लान कर सकते हैं और उसके बाद परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने सोचा है। अब मैं आपको बोलूँ, मैं आपको मैं अपने शोल्डर पे उठाऊंगा, आप उसके बाद पीछे जाना, रोप्स को हिट करना, उसके बाद मैं आपको एक पंच दूंगा और आप इस पोजीशन पे नीचे गिरना, फिर मैं टॉप पे जाऊंगा, टॉप से मैं आपको एल्बो ड्रॉप दूंगा। तो अगर आप यही भूल गए तो सारा फकअप हो गया, करेक्ट। तो वो तो सारा स्पोर्ट ही खराब हो गया ना। बट उसी के साथ साथ ये होता है कि अगर बात करूँ रिहर्सल्स की, तो कोई भी रिहर्सल नहीं होती, वो आपका एक्सपीरियंस होता है कि मैच शुरू हुआ, हमने बात की आपस में। कितनी देर पहले बात करी मैच से? कभी कभी तो ये भी होता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है और उसमें तो ये होता है कि यार बस भगवान ये मैच हो जाए सही तरीके से। क्योंकि अगर आप 15 मिनट की कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हो कि उसको एब्जॉर्ब करो या फिर दिमाग, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि सिर्फ मूव्स कर रहे हैं, मूव्स में आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, मूव्स के बीच में आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है ताकि लोग हमारे इस गेम में मतलब बने रहें, वो बोर ना हो। अगर मैं सिर्फ जा रहा हूँ, हमने वही चीज़ की मूव्स कर रहे हैं, लोग तो बोलेंगे यार ये क्या फिल्मी सा लग रहा है। तो लोगों के साथ इमोशंस हमें जोड़ने पड़ते हैं। और इस एक्ट में भाई रेफरी कितने इन्वॉल्व होते हैं? अगर ये सब स्क्रिप्टेड रहता है, पहले से मालूम होता है कोई कि विनर ये है, तो रेफरी की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? रेफरी की भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होती है जितनी रेसलर्स की होती है। उनको पता होता है कौन जीतेगा? उनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि कौन जीतेगा, एंड वो हमें ये बताते रहते हैं कि, और एक इसमें और मैजिक चीज़ ये है कि आपको टीवी के लिए 10 मिनट मिलेंगे, तो टीवी में सिर्फ अगर आपको 10 मिनट मिल रहे हैं तो वो सिर्फ 10 मिनट ही आपके होने चाहिए। अगर 10 मिनट से वो ऊपर चला गया ना तो वो कंपनी को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और या तो शो में से कट करना पड़ेगा टाइम। ओके। या फिर वो पीछे जाके बोलते हैं भाई तू इतना भी प्रोफेशनल नहीं बना अभी तक कि तुझे टाइमिंग का आइडिया ही नहीं हो रहा। और भाई जैसे कुछ WWE की हिस्ट्री में ऐसे बढ़िया बढ़िया मैचेस हुए हैं कि भाई जैसे अंडरटेकर लास्ट में उड़ जाता है, पिन होते होते फिर उड़ जाता है वो, तो ये सारी चीज़ें भी प्लान्ड होती हैं या फिर ऑडियंस के रिएक्शन पे विनर चेंज कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे, ऐसा कुछ होता है? काफ़ी बारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब वैसे तो नहीं होता, आपको अनप्रोफेशनल बोलते हैं अगर आप ऐसा करते हो। अच्छा। क्योंकि कंपनी का पूरा प्लान चल रहा होता है आपके साथ। अगर लेट्स से रोमन रेंज ने विन करना है मैच और रोमन रेंज की जगह ब्रोक लेसनर मैच को विन कर ले, अब दोनों की फाइट है और ब्रोक लेसनर मैच विन कर ले, तो पूरा कंपनी का प्लान ही चेंज होगा। बट ब्रोक लेसनर ऐसे नहीं हारेगा, वो मैच ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोग घर जाते हुए बात करोगे यार ब्रोक लेसनर विन तो कर गया था बट लास्ट सेकंड पे रोमन रेंस ने ये गेम घुमा दी। स्क्रिप्ट ऐसी डिजाइन करेंगे कि चर्चे में आए वो चीज़ें, बात करें। और इसके लिए हमें ये रेसलिंग के लिए हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये रियल है या फेक है, क्योंकि एक नया नज़रिया चाहिए कि यार ये एंटरटेनमेंट है और हमें एंटरटेन होना है इन लोगों को देख के। जो अच्छा एंटरटेनर है, क्योंकि हम मूवीज़ देखते हैं, पता है यार मूवी रियल थोड़ी है, वो तो पता नहीं कितने टेक हुए हैं, और रेसलिंग में तो हमें सिर्फ एक टेक मिलेगा। अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तब जाके आपको नेक्स्ट मैच मिलेगा, नहीं उसके बाद शायद आपको मैच ही ना मिले नेक्स्ट। तो भाई जब जैसे आप रेसलिंग करते हो तो आपके स्केड्यूल कैसा रहता है? कितनी दिन आपको, जैसे मेन इवेंट है, वीकेंड पे कोई इवेंट आ रहा है, उससे पहले आपको कितना रिहर्स करना पड़ता है एक मैच के लिए, या आपकी ट्रेनिंग किस किस तरीके की रहती है? जो स्टार्टिंग में था वो थोड़ा ये था कि यार हम नर्वस रहते थे कि अभी मैच हो जाएगा, अभी हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। पर इस लेवल पे आके अभी होता है कि ट्रेनिंग स्टाइल बदल जाता है कि यार मैच आ रहा है बड़ा,
तो कार्डियो थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि सांस ना फूले, मैच में थके थके ना दिखें। बाकी तो चिल रहता है क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी है। उस बड़े मैच पे पहुंचने के लिए हमने कितने छोटे छोटे मैच किए हैं, तो वो सारी रिहर्सल ही थी। और एक बार आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन जो हम बोलते हैं कि एक बार जब आपको पता है कि यार आपने करना क्या है, फिर तो आपने उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है विद फीलिंग्स, विद इमोशंस। तो अब तो ये रहता है कि लेट्स से कोई बड़ा मैच आया, अंदर ही अंदर नर्वसनेस तो रहती है कि यार एक बड़ा चांस है, अच्छा करेंगे, बट मैं चल रहता हूँ। मुझे कोई अब ये नहीं होता कि यार इसके लिए मुझे स्पेसिफिक ये तैयारी। हाँ, मैं बॉडी के लिए अब तैयारी करता हूँ कि जैसे मेरी डाइट चेंज हो जाती है ताकि मैं स्टेज पे अच्छा दिखूँ, कैमरे में अच्छा दिखूँ। भाई एक रेसलर, जैसे आप तो बहुत साल से काम कर रहे हो, तो अब TNA में आप काम करते हो, तो एक रेसलर TNA में अगर इतने सालों से सर्वाइव कर रहा था, उसके अगर मैं पैसों की बात करूँ तो हाउ मच मनी डज अ रेसलर मेक देयर? भाई स्टार्टिंग में तो ऐसे रहता है कि बड़ी मुश्किल से बिल पे होते हैं। मैं जब रेसलिंग में घुसा था तो ऐसा था कि हम वो बोलते थे कि बुकिंग आई है, ठीक है, वो बोलता है कि हम सिर्फ गैस मनी देंगे तुम्हें, मतलब कि सिर्फ पेट्रोल के पैसे ही देंगे हम तुझे। अच्छा। मैं क्या यार चलो ठीक है भाई, अब क्या, अब उससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि एक तो पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसके भी तो पैसे खत्म हो रहे हैं। करेक्ट। और ऊपर से हम जाके रेसलिंग मैच कर रहे हैं, कोई पता नहीं कि उसमें चोट लग जाए, रिस्क है। तो उसमें स्टार्टिंग में तो कोई पैसे नहीं है, उसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस काम आता है। फिर धीरे धीरे प्रमोटर देखता है कि हाँ यार इस बंदे में बात है, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, भूपिंदर गुर्जर लोगों को पसंद आ रहा है, इसको दोबारा बुलाते हैं। फिर हम उसको बोलेंगे अब यार हम पुराने हो गए हैं, हमें इतने पैसे चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं ये चीज़ें करता रहा, फिर मुझे TNA ने कॉन्टैक्ट किया, TNA से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहा 3 साल, तो उससे जो मेरा रेज्यूमे है वो बिल्ड हो गया कि हाँ अब ये बंदा टीवी पे काम करता है, अब हमें इसको इतने पैसे देने चाहिए। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अब मेरा ये सीन है कि मुझे कनाडा में रह के 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ती, मैं अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से फॉलो डॉलर करता बता हूँ। दो कितने डॉलर है? डॉलर एग्जैक्टली हर किसी के अलग होते हैं। हर एक जो अब बात की जाए, मेरा दोस्त जो जॉश अलेक्जेंडर है, अब उसकी 6 फिगर्स में इनकम है, तो उसका 2-2.5 पर मिलियन मैच का होता है फीस? नहीं, साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। हाँ, और अब जैसे मैं नया था तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो हमारा पर शो के हम पर एक मैच के हिसाब से हमें स्टार्टिंग में पे होते थे। जब आज से 3-4 साल पहले, मैं आपको उस टाइम के नंबर बता सकता हूँ कि उस टाइम पे मुझे देते थे वो $400 पर डे। ओके। तो अगर मैं 2 दिन जा रहा हूँ तो $800 दे रहे हैं, और अगर मैं वहाँ पे हफ्ते में 3-4 बारी जा रहा हूँ तो मेरे अच्छे पैसे बन जाते थे। और डॉलर अमेरिकन फिर कनाडा में वो कन्वर्ट होंगे और बढ़ जाएंगे। इंडिया में तो चलो भगवान की दया से वो अच्छे खासे हो जाएंगे। तो फिर उसके वो इस तरीके से अब मैं जैसे जाता हूँ तो अब मेरे और भी ज़्यादा होंगे। अब मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया, अब मुझे पता भी है कि मैं हूँ कौन, है ना। अब मैं जाऊँगा तो मैं पूरे एंटरटेनमेंट के साथ जाऊँगा कि लोगों को मज़ा आएगा देख। तो ये ब्रॉक लेसनर ये सब साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या वो लोग इतने बड़े हो गए कि वो कहते हैं मैं पर मैच करूँगा? अब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। पहले इनका ये सीन रहता था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेके आया जाता था कि आज से 2 साल तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुझे साल का इतना देंगे। पर वो फिर जब देखते थे कि हाँ ये बंदा टिकट सेल कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, फिर उसको वो बोनस भी देते हैं, फिर उसको वो रॉयल्टी भी देते हैं, फिर उसके पैसे भी बढ़ते रहते हैं। स्टार्टिंग में कम पैसे हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो भाई आपके साथ वैसे आपके करियर में कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आप किसी स्टार रेसलर से मिले हो, जैसे द रॉक या किसी फेमस स्टार आप बता रहे थे कर्ट एंगल से आप मिले हो? मैं कर्ट एंगल सर से मिला हूँ, और रॉक से तो मैं नहीं मिल पाया। रॉक के कज़न और उसके पापा से मैं पहले ही साल में मतलब मिल गया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। एंड ब्रायन मायर्स के साथ, जो शायद लोगों को कम पता हो, बट वो WWE के साथ 10-12 साल काम किया है। डर्टी डेंगो WWE का है, एंड टॉमी ड्रीमर है, उन्होंने भी WCW में काम किया है। एंड मैट कार्डोना है, जिनका इन लोगों का रेसलिंग की दुनिया में बहुत नाम है। जॉश अलेक्जेंडर, स्पीडबॉल माइक बेली, तो ये लोग ये हैं कि अगर आप रेसलिंग की दुनिया में घुसो तो ये आपको टॉप पे नाम मिलेंगे। इन सब लोगों के साथ हम दोस्त हैं, उठते हैं बैठते हैं। अच्छा भाई, उसकी बात करते हैं, जो रिंग होती है बेसिकली उसके लिए बहुत कहा जाता है कि ये गद्देदार होती है, क्या इस पे लगती ही नहीं, क्या है मतलब वो थोड़ा बताओ कि कितना क्या रियल होता है, लगती है सही में इंसान को जब पटकी खाता है कोई कूदता है ऊपर से, किस चीज़ की बनी होती है वो? भाई मैं बताता हूँ, पहले तो ऐसा करना, गद्दा लेना, उसके ऊपर आप गिर के देखना, तो आप गद्दे पे ही हवा ख़राब हो जाएगी।
पर वो गद्दा नहीं होता, वो होता है कि जो रिंग बनी होती है वो उसके ऊपर एक लोहे का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने फट्टे रखे होते हैं, फट्टों के ऊपर उन्होंने पैडिंग की होती है और उस पैडिंग पे आप लोगों को गिरने के लिए सीखना पड़ता है कि आपने जब नीचे गिरना है तो ब्रीद आउट करना है। कई बार तो क्या हो, हमने जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की तो अंदर ऐसे हो जाता था कि ब्रीद आउट नहीं किया, अंदर एक हवा सी बन जाती थी कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि जो रिंग है वो थोड़ी शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है पर वो है बड़ी। स्प्रिंग्स होते हैं पर उसमें नहीं वो बाउंसी नहीं स्प्रिंग नहीं होती वो। अब वो है ना बड़े बड़े लंबे फट्टे हैं एक दूसरे से, तो वो ऑब्वियसली जब आप किसी की चीज के ऊपर गिरोगे जिसके नीचे कम सपोर्ट है वो थोड़ा बाउंस होगी, पर ऐसा नहीं है कि उसमें पर भाई स्प्रिंग हमने है। कुछ ऐसे मैचेस देखे जैसे बिग शो को कोई उठा के गिरा रहा है पीछे तो पूरी रिंग ही टूट गई, तो ऐसा गिर कैसे रहा हो है। जाता है? हाँ, तो वो भी प्लॉट है, वो भी अच्छा। उस तरीके से उन्होंने- एंटरटेनमेंट के लिए है वो एक हाँ, वो भी dopamine तो वो release क्या करता है। खोली जाती है उस टाइम रिंग थोड़ी की भाई पटकी आएगी तो फिर यार पूरी खुल जाए? WWE है उनके पास तो प्रोडक्शन टीम, फैंसी ऑब्जेक्ट्स, फैंसी टेक्निकल थिंग्स इतनी होती हैं कि अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता, बट लेट्स से उनके पास तो चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने रिंग के नीचे मेरे ख्याल से हर तरफ से वो होती हैं, लोहे की तारें होती हैं। जब वो तारें कनेक्टेड नहीं होती, क्योंकि अगर रिंग चारों तरफ से खड़ी है वो खुल जाएगी अगर वो तारें नहीं होंगी, तो वो उनके पास तो ऐसी भी चीज़ें होती है कि रिमोट हट दबाया वो तारें खुली और वो भाई वो तब होता है जब मार्क हेनरी उठा रहा है बिग शो को, बिग शो और दोनों मार्क हेनरी भैंसे- का मैच हो रहा है। तो भाई वो बिलीवेबल भी है ना। अब कोई 100 किलो का दूसरे 100 किलो को कोई उठा के Rey Mysterio फेंकेगा, गिरा रहा है तो वो रिंग नहीं खोलेंगे। हाँ तो वो नहीं खोलेंगे, तो भाई वो ब्रॉक believable है। लेसनर और बिग शो का मैच था, शायद ब्रॉक लेसनर ने पटकी दी थी बिग शो को, उस टाइम पे वो टूटी थी रिंग। भाई मुझे तो खुद से ऐसा लगता रहा कि ब्रोक लेसनर कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता पहले। भाई वो दानव आदमी है भाई, वो तो वैसे देखा जाए तो भाई उसके शोल्डर बहुत तगड़ा है उसका शोल्डर भाई क्या। पर वो यूएफसी में खुल जाता है, जाके पिट पिटा के हार जाता है। तो यूएफसी तो फिर गेम ही अलग होगी ना यार, है ना। अब वैसे वो यूएफसी का चैंपियन भी बना है, तो हार जीत तो उसमें चली रहती। भाई वैसे कभी कभार तो कुछ ऐसी भी स्क्रिप्ट है ये लिख देते थे पहले कि कोई अगर रेसलर रेसलिंग कर रहा है तो कभी ओपोनेंट टीम से उसका डॉर्फ रेसलर आ गया, बोना आ गया और उसके साथ ही लड़ाई हो रही है। लोगों को एंजॉय मिल रहा है, इस पे भी एंटरटेनमेंट फैक्टर इतना बढ़ा दिया इन्होंने। वो भी उन्होंने फिर देख लिया है कि अगर इसको इससे, अब ऐसे तो खली सर का उन्होंने एक छोटे डॉर्फ से मिस्टीरियो से भी करा अच्छा उनकी तो जोड़ी बना दी थी उसकी बात कर कि रहा वो हूँ। साथ ही आते थे, बोना और खली भाई। हाँ, तो अगेन वो भाई के साथ तो बहुत चीजें कर दी, कभी उनकी स्मूच करा दी, कभी कुछ करा दिया, कभी अंडरटेकर से लड़वा दिया, एक तो कभी समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं खली भाई। कभी तरबूज फोड़वा दिया। अभी एक रील वायरल हो रही, एक वो था उमागा करके बंदा जिसके मुंह पे टैटू थे और एक खल्ली भाई थे, तो वो इंग्लिश में कह रहा तो खल्ली भाई हिंदी में कह रहा क्या है क्या है हट यहाँ से। भाई बहुत तगड़ी रील हाँ भाई यार, भाई उन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया था वैसे रेसलिंग में हाँ जाके। उन्होंने जॉन सीना और खली के साथ भी तो ऐसे ही भाई किया इंडिया था। का असली नाम उस टाइम अच्छा ही रेसलर कहाँ से, इंडिया से है। भाई यार एक कैरेक्टर और हिट हुआ था हमारे टाइम पे जब देखते थे, बूगे मैन, जो वो कीड़े खा जाता कीड़े था। खाता था यार, वो एक अलग स्क्रिप्ट है बताओ वो यार। सही में खा हद जाता कर था दिया क्या? यार। खाता होगा क्या जो ऐसा करते हैं हरकत। यार जब से मैं रेसलिंग में आया हूँ मैंने उसको लाइव तो नहीं देखा, पर क्योंकि जब भी आप ध्यान से देखो जो कीड़े होते हैं वो रेंगरे होते हैं। अब उसको कोई कैसे फेक करे। वो खा तो रहा है भाई यार। अब हो सकता है वो कोई ऐसे कीड़े हों, क्योंकि बाहर ऐसी प्रजातियां बहुत मिल जाती है आपको जो खाने लायक अरे होती खा है। रहा है ठीक है, निकाल निकाल के चड्डियों में डाल रहा है वो लोग। क्या वो उसने क्या कुछ नहीं करा भाई। देखो यार अब ये है कि अब चांस जब किसी को टीवी पे काम करने को मिलता है ना, और वो वाला कैरेक्टर हिट भी हो रहा था उसका, पता है लोग उसको देख भी रहे थे वैसे। भाई उसे ही देख लो रिक्की शी को, वो क्या करता था हिट होने के लिए भाई। वो जाके बीच में बजता था, पीछा उसका जाके जब लगता था तो वो भी उसका, अब अच्छा उसको पता है कि मेरा कौन सा बॉडी पार्ट काम करेगा। ठीक है, तो अब वो उसका यूज कर रहा है। अब मुझे मेरा पता है कि मैं बहुत हैवी बड़ा रेसलर नहीं हूँ, पर मेरा जो एथलेटिसिज्म है वो मेरे काम आएगा। जो मेरा रेसलिंग स्टाइल है वो है कि यहाँ से कूदा, वहाँ से निकला, वहाँ से जंप की, वहाँ से फैंसी कर दिया, जिसमें कि मैं बोलता हूँ कि वो रेसलिंग स्टाइल में मिक्स हो गया मेरा, जिसमें कि थोड़ा सा मैंने मसाला डाला मैक्सिकन स्टाइल, जैसे री मिस्टीरियो का हो गया, रोवन डैम fast। भी था एक ऐसा, वो भी फ्लिप्स लेता था और ऐसे घूमता था काफी। अब पहले हमारे इंडिया से सिर्फ रेसलर वो चूज करते थे बड़े लंबे चौड़े जो उठाएंगे और पटकेंगे,
मेरा मेन गोल है कि मैं जब जाऊं तो लोग एंटरटेन हों देख के कि यार इस बंदे में बात है। और वो अगर मैं सीधा WWE चला गया तो वो मुझे अपने हिसाब से चलाएंगे कि हम तो तुझे यही रोल देंगे। अगर मैं एक अपनी गुडविल बना के जाऊंगा कि मैं ऐसे हार्ड हिटिंग मैचेस करता हूँ, मैं बड़े खतरनाक मैचेस करता हूँ, तो वो मुझे उस तरीके से ट्रीट करेंगे कि यार हाँ भूपिंदर आया, इसको ये वाला मैच दो क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है। आपको इन दी एंड जाना है WWE में, मतलब आपको करनी है वहाँ पे wrestling? वो मेन गोल है कि वो आई थिंक सारे रेसलर्स का ही रहता है। अच्छा भाई, पहले ना जैसे WWE में बड़ी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, जैसे कि रेसलिंग के अलावा भी कि कोई सेक्सुअल भी कर देते थे कभी कोई एपिसोड, जैसे एज और लीटा का सीन हुआ था और एडी गुरेरो आ रहा है फिर हो रहा है भाई, उसकी भी अलग स्क्रिप्ट होती थी एडी गुरेरो की, उस चेयर बजा दी रेफरी में चीटिंग करते हुए। केन मिकमैन तो नेक्स्ट लेवल बंदा है। मैं उसकी अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ये चीज़ समझने के लिए कि उस टाइम पे ऐसा क्यों कर रहा था वो बंदा कुछ भी हम बात कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा अटपटा था आइडिया दे दिया, उसको बोलेगा यार ये चलेगा, चल कोई ना ये कर देते हैं, ये करके देख लेते हैं उसको। वो क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक WCW एंड WWF की आपस में बड़ी वो चल रही थी कि फाइट चल रही थी कौन ऊपर जाएगा। अच्छा हुआ क्या पहले कि WWE पहले क्या होता था यूएस में कि नोएडा आपका एरिया है, दिल्ली आपका एरिया है, पंजाब मेरा एरिया है, हम अपनी अपनी कंपनी चलाएंगे। जब से विंस मैकमैन आया, इसने बोला कि किसी का कोई एरिया नहीं, मैं तो हर जगह रेसलिंग करूंगा, अपनी कंपनी को बड़ा करूंगा, तो इसने दूसरों की कंपनी में जाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो WCW एंड WWF की आपस में बहुत तगड़ी फाइट हुई। तो अब इन्होंने बोला कि मैंने इससे अच्छी रेटिंग लेनी है, मैंने इस कंपनी से ऊपर जाना है, तो फिर वो कुछ भी कर रहे थे। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई ना तो सोशल मीडिया था, घर की बात घर में रह जाती थी, और बड़ी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो सोशल मीडिया के चलते अंदर ही दब चुकी हैं। और वो तो फिर भी ये प्लान करते थे कि हाँ अगर हम लीटा और एज का ये ऐसा सीन करेंगे तो वो वायरल जाएगा टीवी पे, और वो वायरल जाता था, वो बढ़िया चलता था क्लिक वो। करा आज भी वो देखते हैं। और क्या। हाँ तो वो फिर तभी पर अब ऐसा मजा नहीं है भाई, मतलब वो वाला ऐसा नहीं मजा कर अब नहीं सकते। आता क्योंकि अब प्रो रेसलिंग ज्यादा कर दिया, मतलब वो एंटरटेनमेंट मिसिंग लगता है। अब क्योंकि फिर देखते अभी- भी कहाँ है हम, क्या पता अभी होता हो। रिसेंटली एज फिर से आया ना वो बियर्ड लेकर वो। हाँ, अब वो AEW में मैं एज से भी मैं एक्चुअली आने से पहले ही मिला था, पर अब वो ऑरा तब वो एटीट्यूड एरा था, अब वो एरा नहीं रहा। अब वो चीज़ अगर करेंगे तो उनके पास तो 25 केस हो जाएंगे, उनको जीने ही नहीं देंगे लोग, क्योंकि लोगों की अब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होंगे। पहले लोग देखते थे, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था बात करने के लिए कि आज उन्होंने ऐसा किया। अब तो सोशल मीडिया पे उनको हो सकता है कि यही बोल दे कि हमने जाना ही नहीं है WWE देखने, ये तो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, Correct. ये कर रहे हैं। अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत हो चुकी है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। पहले अपना कैरेक्टर सेल करने के लिए लोग गाड़ी में भी तो आते थे, जैसे JBL अलग गाड़ी में आ रहा है। वो कॉर्ड बाइक, स्टोन कोल्ड कॉर्ड बाइक पे आ जाता था कभी कभी। अंडरटेकर आ रहा है उस पे भाई, लंबी इतनी बाइक भाई अंडरटेकर की एक ऐसी स्टोरी इंडिया में सबली पता नहीं रियल है, यानी कि वो और केन रियल ब्रदर्स हैं, और वो घर में आग लग गई और ये और वो मरा हुआ है, बहुत सालों पहले मर गया। मुंह जला दिया। आपने सुनी है स्टोरी? ये मैंने थोड़ी बहुत मैंने सुनी है। इतने चर्चे में थी ना भाई ये, जब हम छोटे छोटे थे। हाँ ये तो हमें जब मैं भी स्कूल में था होता रहता था कि तुझे पता है कल केन अंडरटेकर जिंदा हो गया। हाँ, अंडरटेकर को 7 जिंदगी मिली हुई और है। जो उसका मैनेजर है वो पोटली लेके घूमता, उसमें इसकी आत्मा कैद है, ये भूत चल रहा है। भाई उस बंदे की मैं तारीफ करता हूँ, अंडरटेकर इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रो रेसलर। वो ऐसा नहीं है कि रिंग के बाहर कोई नॉर्मल इंसान बन जाता था, वो अब जाके खुल के लोगों के सामने आना शुरू है। वो उस गिमिक को, उस कैरेक्टर को जीता था। वो अगर अंडरटेकर है तो कैमरा बंद, वो तब भी अंडरटेकर ही है, वो किसी को नहीं बुलाएगा, वो तब भी अपने हिसाब से ही भाई वो चलेगा। बहुत क्रेजी तो चाहे कैरेक्टर है। ऑफ कैमरा भी पेडिग्री देता फिर रहा है सबको इतने Pedigree कैरेक्टर थोड़ी, वो में। तो टोम स्टोम हाँ, देता टोम था, स्टोम पता ना जो क्या भी। देता था। हाँ, टॉम उसके अलग स्टोन अलग चॉक रूप स्लैम थे भी था उसके। फेमस, हाँ, वो चॉक पकड़ स्लैम। के चॉक स्लैम दे रहा है। तो अब वही है कि जैसे हम मूवीज में कैरेक्टर देखते हैं, एक किसी भी एक्टर का आप देख लो कि अगर वो कैरेक्टर चल गया तो उससे इमेज बन जाती है। जैसे शाहरुख खान सर का है कि रोमांटिक है वो, है ना। हमारे एक्शन हीरो सलमान खान सर अभी आ जाते हैं उसमें, जॉन अब्राहिम भी आ जाते हैं, है ना, विद्युत जम्वाल भी एक्शन में आ जाते हैं। तो वो एक आइडेंटिटी, अक्षय कुमार सर हो गए, वो एक उनके साथ जुड़ चुकी है। अब केन के साथ वो चीज़ जुड़ चुकी थी कि यार ये बंदा मॉन्स्टर लगा लो
या थोड़ा भूतिया लगा लो या जला थोड़ा हुआ हॉरिफिक है। लगा लो, तो ये स्टोरीज उनके कैरेक्टर के ऊपर बिलीवेबल थी। अब कल को मैं बोल दूं कि भूपिंदर गुर्जर मर के जिंदा हो गया, अब बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है, वो चीज़ मेरे पे नहीं चलेगी। मेरे पास मेरे हार्ड हिटिंग मैचेस होंगे कि हाँ यार ये बंदा लड़ रहा है, अपने एक लेवल पे जाने के लिए लड़ रहा है, वो मेरी स्टोरी है। तो इसी तरीके से भाई एक रेसलर भी और तगड़ा था, गोल्डबर्ग, वो सबसे तगड़ा माना जाता है, वो ब्रॉक लेसनर से भी तगड़ा माना जाता है। हाँ, वो ब्रोक लेसनर से उसका लेवल अप है क्योंकि वो उससे पहले का है। तो अभी तो आपने देखा होगा कि जब एक मैच हुआ था ब्रोक लेसनर और गोल्डबर्ग का, उसने 2 मिनट में खत्म कर दिया। पर वो बिलीवेबल है ना। पर उन्होंने स्क्रिप्ट कैसे करा होगा, इतना मेजर 2 मॉन्स्टर्स का मैच और 2 मिनट में खत्म कर देंगे तो इसको। वो तो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। लोगों को एंटरटेन करना है, लोग जो सोच रहे हैं उससे ऐसी चीज उनको दे दो कि यार ये क्या हो गया। अब लोग बोलेंगे कि यार इनका फिर से मैच होगा, अब क्या होगा, अगले हफ्ते देखेंगे कि अब क्या होगा, अब वो आएगा क्या बोलेगा इसके बारे में। तो एक्चुअली वहाँ पे वेस्ट में क्या है, कनाडा और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज़ में ये है कि लोगों को पता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट बिजनेस है, इसका वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अगर यार ऐसा इतना इजी होता कि रेसलिंग फेक है, फिर तो जो पुराने रेसलर हैं सिर्फ और सिर्फ उनके ही बच्चे आगे जाते, फिर भूपिंदर को कोई आगे क्यों लेके जाता, फिर तो वो अपने बच्चों को चांसेस देते रहते क्योंकि फेक है भाई, लड़ लो अच्छे पैसे हैं। ऐसा नहीं है, फेक नहीं है, पर एक टेक्निक है, एक आर्ट है, जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। बट वैसे भाई ये इंडस्ट्री भी इस तरीके से चलती है कि अपने कॉन्टैक्ट्स को ही आगे करवाते हैं, वो ये हो रही है अभी। आजकल जॉब बिना रेफरेंस के नहीं मिलती, तो ये तो फिर कोई आपको फेमस बनाने की कोशिश कर रहा है ना। आप में टैलेंट भी होना चाहिए। हमें बोलते हैं कि अगर हाँ मुझे किसी ने ऑफर दे दिया, एक चांस दे दिया, तो अगर मैं उसमें नहीं चला तो फिर नहीं चला। अगर आप में टैलेंट होगा, फिर आपको चांस मिला है, तो फिर वो आप आगे तक जाओगे, क्योंकि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, एक अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर आपने उस चीज़ को अच्छे से उसको यूज़ किया, है ना। भैया आप इतने साल से रेसलिंग कर रहे हो, आपको कोई मेजर इंजरी वगैरह हुई है? हाँ यार, मेरा एक मैच हुआ था, अच्छा उसकी भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। उसमें क्या हुआ कि सारे बैठे हैं, तो मेरा था, ये वेगस में मैच था, पूरे मज़े मुझे ले रहे हैं। मैं क्या होगा, इजी सा मैच होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहाँ पे गया, मुझे कह रहे तेरा लैडर मैच है, और अच्छा वो मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट लैडर मैच। मुझे नहीं पता कि उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान। मैं क्या लैडर मैच है, कोई ना कर लेंगे। मैं बैक स्टेज घूम रहा हूँ, मज़े मार रहा हूँ और खा पी रहा हूँ। कहते भूपिंदर व्हाट यू गोट टुनाइट। एडी एडवर्ड्स मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छे लेवल का रेसलर है। जितने भी मेरे अच्छे दोस्त थे सारे एक, व्हाट यू गोट टुनाइट, आज क्या तू क्या कर रहा है। मैं क्या लैडर मैच। ओह भाई ध्यान रखियो। मैं क्या ठीक है। दूसरे के पास गया, भूपिंदर तू क्या आज क्या कर रहा है। मैं क्या यार मेरा लैडर मैच है ब्रायन मायर्स के साथ। ब्रो ध्यान रखियो, आज मैच खतरनाक होगा। अब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं इस चीज़ का। मैंने जब 3-4 बंदों ने ऐसे बोला, मैं क्या भाई यार ये क्या सीन हो रहा है, हर कोई मुझे ऐसा बोल रहा है। मैं क्या चलो देखी जाएगी। तो भाई चलो मैं वहाँ पे चला गया, रेसलिंग मैच हुई, और हमारा एक स्पॉट था कि मैंने इसको स्पीयर देनी थी और उसने मुझे नी मारनी थी। अच्छा, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि रेसलिंग फेक है कि नहीं। तो हमने परफेक्ट वो किया कि मैं तुझे स्पीयर दूंगा और तू मुझे नी हिट करियो, है ना। तो वो अच्छा टाइमिंग फकअप हो गई। अब उसने नी हिट किया, वो नी नाक पे लगी, अच्छा, और मैं नॉकआउट। बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, आंखों के आगे अंधेरा है, पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। अच्छा देख रहा हूँ रेफरी भी है, फिर थोड़ी सा होश है 2-4 सेकंड में कि हाँ रिंग में हूँ। जब नॉकआउट हो गया तो उसने वो बड़ी सी लैडर उठाई और उठा के सीधा मेरे फेस के ऊपर। ओह शिट। अब उसको तो ये था कि शायद ये सेव कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। उसमें भी रिस्क है, अगर मैं हाथ भी ऊपर कर रहा हूँ तो गिरेगी तो ऊपर ही ना, उसको आप फेक कैसे करोगे, वो नहीं हो पाएगी। तो उसने वो जो चीज़ फेंकी, अब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता, जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे तो यहाँ पे फट से लगा, और मैं फिर से कुछ सेकंड के लिए गायब। और जब मैंने ऐसे किया, खून ही खून। मैं क्या शिट। और जब मैं नीचे देख रहा हूँ, खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, खून ही खून जा रहा है, खून ही खून जा रहा है। मैं क्या काम ख़राब हो गया। मैं क्या ये सही नहीं हुआ। कहता, जब उसने बोल दिया, कहता ओह शिट। रेफरी मेरे पास आया, भूपिंदर, मैं क्या डोंट टेल मी हाउ बैड इट इज़। मैं क्या मुझे मत बताइए कि कितनी बैड है, जो हो गया हो गया। और आप लड़ते हुए कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो उससे? आया तो उसने जैसे बोला यू ओके भूपिंदर। ओके डोंट टेल मी हाउ बैड इट इज़। मैंने उसको बोला कि, है ना, वो कुछ सेकंड हमें मिल जाते हैं,
है ना। तो वो कहता ओके। जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, जब खड़ा हुआ ब्रायन मायर्स कहता ओह गॉड। मैं क्या अब तू भी मत बोलियो भाई, कुछ जो हो रहा है अब चलने दे, क्योंकि जब वो मैच चल रहा है वो मेरा एक बड़ा चांस है। लोग देख रहे हैं, लोग पहले मुझे पसंद नहीं कर रहे थे, पर फिर उनके साथ जब उन्होंने देखा कि मेरे मैच में खून निकल रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं फिर भी लड़ रहा हूँ, फिर उनके इमोशंस जुड़ गए मेरे साथ। तो फिर मैंने देखा कि यार हाँ, रेसलिंग ये रेसलिंग होती है। रेसलिंग फेक और रियल नहीं होती। रेसलिंग एक आपका एक्स फैक्टर है, पर्सोना है, आपका एक इमोशंस है। फिर उससे मेरी नाक टूट गई, फिर भी मैंने वो मैच ख़त्म किया। फिर मैच ख़त्म, अच्छा एक और उसमें जगह थी कि वो मुझे पावर बॉम्ब पे उठाता है और लैडर के ऊपर, पूरी लोहे की स्टेयर के ऊपर लैडर पड़ी है, वो मुझे उठा के सीधा नीचे फेंकता है। अच्छा। अब वो जो मुझे उठा रहा है, मैं क्या, हे भोले बाबा इससे बचा लियो। और जब उसने फट से मारा, मैं कहा शिट। और अब देखना उसमें एक क्लिप है, फिर मैं कैमरे की तरफ जा रहा हूँ, पूरा नाक टूटा है, खून निकल रहा है। एंड फिर बहुत मतलब जब मैं बैक स्टेज गया, जो WWE के रेसलर थे हमारे साथ उस टाइम TNA में काम कर रहे थे, और जो मैं पीछे गया, सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, सारे खड़े हैं। और ये मैं ना सोचता होता था कि जब मैं रेसलिंग में जाऊंगा क्या कभी मेरे लिए ऐसा होगा, क्योंकि मैं देखता था कि वो एक दूसरे के लिए ऐसा करते थे जब कोई बहुत अच्छा मैच करता था। मैं क्या यार ये मेरे लिए भी होगा। एंड आई वाज लकी कि मेरे करियर के वो पहले ही साल में वो चीज़ हुई, और फिर सभी ने मतलब बहुत तारीफ तो की। इसमें जीते थे आप मैच में? नहीं, ये मैं मैच हार गया था, क्योंकि वो ये चीज़ ऑलरेडी था ना कि अब अगर हम मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शंस मिल जाती कि हाँ अब ये मैच तूने विन करना है, तो शायद हम उसको उस तरीके से घुमा सकते थे। बट ब्रायन मायर्स WWE के साथ 12-13 साल काम करके आया है। वो उस टाइम मैं नया था, है ना, उस टाइम मेरी इतनी बिल्ड नहीं हुआ था मैं, है ना। तो उस तरीके से वो चीज़ हमने पहले ही एक डायरेक्शन थी कि मैच अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आप इस मैच को विन नहीं कर रहे हो। तो फिर एक ये भी होता है ना कि मैं नया हूँ, अगर मैंने बेल्ट ही विन कर ली फिर पीछे क्या रहेगा, फिर अभी मैं चेज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो एक अभी और स्टोरी आएगी मेरे में। तो उस तरीके से अगर आपको इंजरी हो गई और जो खर्चा है रिकवरी का, एक्सपेंसेस, मेडिकल, तो वो सब इंश्योर्ड रहती है आपकी बॉडी पूरी? आप देते हो उसका खर्चा या कंपनी देती है? उसका खर्चा मेरी कंपनी, जब मैं हॉस्पिटल गया तो। बट अगर आपकी टाइमिंग फकअप हो गई या मेजर एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी हाँ, है क्योंकि वो उस टाइम supportive? में आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, वो आपके काम पे हुआ है, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो गलती हुई है। अब लोग बोलते हैं कि यार कई कि रेसलिंग फेक है, ये है वो है। मेरे सामने एक मेरा दोस्त है क्रिस बे, अगर आप गूगल करो, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रेसलर, और मैट हार्डी और जेफ हार्डी के साथ उसका मैच था, और उन्होंने उसको नेक ब्रेकर दिया या मूव दिया एक, आई डोंट नो वो क्या था, वो बंदा अब रेसलिंग नहीं कर सकता। अच्छा। और वो मूव मुझे मेरे सामने हुए, मुझे देखने में लगा कि चलो यार इतना तो लगता रहता है। उसके बाद मैच रोकना पड़ा, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद आया कि अब उसकी जो वो इंजरी है, उसकी कोई नस दब गई या कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसा उसमें डिफॉल्ट आ गया कि अब वो रेसलिंग नहीं कर पाएगा। तो वो एक रेसलर के लिए कितनी बड़ी बात है कि यार जिसको रोज़ रेसलिंग करने का शौक है, यार अब वो रेसलिंग ही नहीं कर पा रहा। भाई वो जो मैचेस होते हैं रॉयल रंबल, जिसमें एक के बाद एक 30-40 लोग आते हैं रिंग में, उसकी रिहर्सल कैसे बनती है? जब क्या सारे एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं कि इसके बाद तू आएगा, तू ऐसे जाएगा यार या वो तू रॉयल ऐसे रंबल भी ना जाएगा? एक अलग बहुत सिनेमा तगड़ा है, वो मैच एक है अलग वो। सिनेमा है पौच पौच है वो वो एक। भाई, वो डोपामिन ना बाल्टी भर भर के निकलता है हमारा भी। उसको तो हम बोलते हैं कि आज तो होगा क्लस्टर फक, उसको ये टर्म देते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे आज हम सारे बंदे, हम 4-5 इस मैच में, वैसे तो 20-30 होते हैं, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि अच्छा इसके बाद तू आएगा, इसके बाद तू आएगा, तेरे पास 30 सेकंड है, अब तू जो मर्जी कर ले। अब मेरे साथ ये सीन हुआ, अच्छा, हर एक कंटेस्टेंट को वो टाइम दे देते हैं, तुझे इतने आपने में देखा बाहर होगा होना है। 3, 2, 1, जब वो आता है वो एक बार तो पूरी रिंग को क्लियर कर देता है, आता ही फिर उसको वो फिर कंट्रोल उससे ले लेते हैं। तो एक जो 30 सेकंड उसको मिलते हैं, 30 से 40 सेकंड, तो वो चलो मेरा मैच था TNA के लिए, उसको उसमें भी 20 मैन गॉन्टलेट बोलते हैं, 20 बंदे थे। मैं गया रिंग के अंदर, तो भाई मैंने प्लान किया था कि मैं तेरे साथ ये मूव करूंगा, तू उठियो, तेरे साथ मैं ये मूव करूंगा। जब मैं अंदर गया, अंदर साले सारे गिरे पड़े हैं, कोई है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? और मैंने पूरे जोश शोर से अंदर गया, रिंग से ऊपर से डाइव की, रिंग के अंदर खड़ा हूँ, कोई है ही नहीं। मैं क्या अब ये क्या करूँ, ये तो फिर मैं क्या, चलो ठीक है जो मिल रहा है उसको पीटना शुरू कर दो।
तो ये वाले तो वो मैच होते हैं कि मतलब WWE का थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन टीम अगेन वो कितना बड़ा ब्रांड है, उनका वो सीन रहता है। बट वो आपस में एक एक बार बात कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, हाँ, डायरेक्शन दे देते हैं एक एक बार कि हम ये करेंगे। और रॉयल रंबल का विनर भी डिसाइडेड होता है पहले से। रॉयल नंबर का विनर भी डिसाइडेड होता है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि नहीं होता, आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट है हमारी, सबको पता चल रहा है कि है क्या, तो मैं इसीलिए सबको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई जो रेसलिंग होती है इसमें हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं, बाकी रेसलिंग आपको करनी है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप 2-10 मिनट भाई मैच करो, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, अब आप लोग क्या करो ऐसा कि आपको दोबारा मैं फिर से बुलाऊं, है ना? तो वो लोगों को इंगेज करना और आपके मूव्स करना, आप कभी रेसल लाइव देखो ना तो आप बोलो कि यार शिट, दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग यू डोंट सी एवरी डे, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज़ है आर्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरी शुरुआत ही टीवी से हुई, तो मुझे बड़े बड़े अच्छे लोगों से चीज़ें सीखने को मिली कि उन टीवी, अगर आप नॉर्मल रेसलिंग करोगे आप नहीं समझ पाओगे, बट आप कौन सा मूव कर रहे हो कि वो कैमरा एंगल अच्छा आए, वो भी होता है। हार्ड कैमरा वहाँ पे लगा है, तो अगर 50 लेट्स से 5000 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, तो कैमरे के पीछे तो हो लाखों बैठे हैं, तो आपने कैमरे को लुक कैसे देनी है, किस तरीके से, कौन सा एंगल, ये भी होता है कि कौन सा एंगल पे हमने किसी को फेंकना है ताकि वो कैमरा अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाए। और हम तो यार जो बड़े सीनियर रेसलर होते हैं वो थोड़ा सेफ खेलते हैं, क्योंकि अब उनका नाम बन चुका है। हम तो खुला जाते हैं, हम तो अच्छा टका के हमें भी बजते हैं और हम भी मारते हैं, क्योंकि हमें अभी अपना एक नेक्स्ट लेवल पे नाम लेके जाना है। और जब आप किसी को हिट करते हो तो लोग बोलते हैं कि यार याद रखते हैं कि यार ये बंदे बड़े खतरनाक तरीके से फाइट करते हैं। भाई वैसे बेल्ट की भी बड़ी हाइप होती थी उस टाइम, क्योंकि बेल्ट के लिए ही लड़ते थे सब। तो ऐसा होता था जॉन सीना की बेल्ट वो घूमने वाली एक अलग थी, और रॉ की बेल्ट अलग थी जो पूरे सोन मतलब गोल्ड होती थी। तो वो मतलब डायमंड्स और गोल्ड वगैरह सही में होते थे उसमें, या वो ऐसे ही बस बोलने के लिए होता था? जो वो बेल्ट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव बनती है वैसे तो, अच्छा। पर बेसिकली बेल्ट से ज़्यादा वो टैग हो गया, टाइटल हो गया। हमारी जॉब में हमें ये नहीं मिलता कि हमें प्रमोशन मिल गई, मैं ये बन गया रेसलर के बाद मैं ये बन गया, वो हमारी प्रमोशन है। अब जिसके पास टाइटल है इसका मतलब है कि कंपनी को इस बंदे पे विश्वास है और अब इसका अच्छा टाइम आ चुका है, अब इसको और मैच मिलेंगे क्योंकि टाइटल के पीछे स्टोरी होती है। और मैंने और देखा है कि रेसलिंग से ज़्यादा यार वहाँ पे प्रोमोज जो कट करते हैं, जो कैमरे के आगे शाये नहीं है, बोल के स्टोरी बता सकता है, मैं तेरे साथ फाइट करने वाला हूँ, मैं क्यों फाइट करने वाला हूँ तेरे साथ, अब मैं बोलता हूँ कि हाँ चल मैच करते हैं, क्यों। पर हम अगर इसको क्रिएट कर देंगे कुछ, तूने मुझे बोला था कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, और फिर मैं बोलता हूँ तुझे याद है तूने तब बोला था भी तेरे से कुछ नहीं, आज मैं खड़ा हूँ, आज ले पंगा, तो फिर भी लोगों की क्यूरियोसिटी बन जाती है, एंटरटेनमेंट, इमोशन जोड़ना बेसिकली। हाँ, पर मैं अगर ये बताऊँ कि मैं अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ। मैंने 7-8 साल यहाँ पे मेहनत की, मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं इंडिया से बाहर चला गया, तो फिर मुझे जो लोग वहाँ पे मिले ना वो बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया, रेसलिंग सीखी। तो एक चीज़ है कि यार जो हमारी इंडिया की ऑडियंस है वो प्लीज़ अपने एथलीट्स को सपोर्ट करे, क्योंकि अगर हमारे खुद के घर से हमें सपोर्ट मिलेगी तभी दूसरे लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमारी इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे यहाँ से है। तो WWE भी टारगेट कर रहा है इंडिया को, काफ़ी इंडियन प्रमोशंस गाने भी डालता है रीलों में इंडिया के, बॉलीवुड के। तो फिर वही है ना, इंडिया के ऑडियंस तो होने चाहिए, इंडिया के रेसलर कहाँ पे हैं? इंडिया के रेसलर भी तो लेके आओ ना, इंडिया के रेसलर्स को आप चांस दो। अगर आप इंडिया के रेसलर से लेके जाओगे और उन्हें एज ए बैड गाय पोर्ट्रे करोगे, हमेशा उनको बैड रोल दोगे, तो फिर अगर बोलोगे कि भूपिंदर गुर्जर को हारना है हर मैच में, तो फिर मुझे तो वो पे कर रहे हैं उस काम का, पर एक कंट्री तो बैड तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है ना, तो वो भी तो उनको देखना चाहिए कि अगर हमें वहाँ से ऑडियंस वो करनी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमेशा मेहनती और अच्छे तरीके से विन करने वालों को सपोर्ट करती है। और वहाँ पे बोल देंगे कि भूपिंदर को विन करवाना है पर वो चीटिंग से विन करेगा, तो अब मैं ये बोलूँ कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा,
तो वो मुझे बोलेंगे चल ठीक है हम किसी और को लेके आते हैं। चीटिंग से विन करने में एडी गुरेरा बहुत माहिर था। बहुत क्रेजी करते थे वो। तो उसमें भी फिर ये आ गया ना कि क्रिएटिव होना चाहिए कि किस तरीके से आप एंटरटेन। फिर भी फैन थी जनता एडी गुरेरो की बहुत ज्यादा टाइम तक, जेन्युइन फैन थे भाई उनके। तो नेक्स्ट लेवल है एडी की जो साइकोलॉजी है ना, अब चेयर मारी पकड़ा दिए किसी और को, वो भी एक उनका ही फैक्टर उन पे अच्छा लगता था। और जो ब्लेड लेके आते थे वो एंट्री पे अपनी गाड़ी की जो हिलाते थे वो बहुत तगड़ा था। वो भी उनका एक अपना स्टाइल था। बस यही है कि यार रेसलिंग को आप समझ चुके हैं, बस अब एक वेट कर रहा हूँ कि हमारी एक मेपल लीफ कंपनी है कनाडा की, होपफुली वो नेक्स्ट ईयर से टीवी पे आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद से गेम चेंज होने वाली है। मैं पूरी तैयारी में हूँ, पूरा तैयारी रखी हुई है कि जैसे ही अब कोई शॉट मिलेगा आई एम रेडी टू गो, क्योंकि अब पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ रेसलिंग में। बाकी तो अब डर। अच्छा ये भी है, एक स्टेरियोटाइप भी है, अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप जाओगे आपको कोई वैसे ही नहीं घुसने देगा। अब कोई बड़ा रेसलर मेरे साथ मैच करे तो वो मेरे को अपने आप को क्यों मारने देगा, उसमें भी फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। तो आपको वो भी बड़ा ध्यान रखना है। फिर आपको वो अपनी एक इमेज बिल्ड करनी पड़ती है कि यार ये बंदा इतने सालों से इसमें है, हाँ वी कैन हैव गुड मैच। और नए बंदे को तो आएंगे ये करना है, सिर्फ तुझे यही करना है और तू इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर उसमें ये होता है कि तू कैसे अपने आप को बताएगा कि तुम कितने लायक हो या कितने नहीं। तो तभी कहता हूँ कि अब जैसे मैं खुश हूँ कि मैं एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल पे जा रहा हूँ, पर मैं इसके साथ साथ अपनी एक गुडविल क्रिएट कर रहा हूँ। उनको पता है कि भूपिंदर गुर्जर 8-10 सालों से इस बिज़नेस में बना हुआ है और इसने इतने सारे मैचेस किए। फिर वो अपने दोस्तों से पूछते हैं अच्छा यार तेरा मैच था भूपिंदर के साथ, तेरा मैच था उसके साथ, कैसा है? फिर वो बोलते हैं नहीं यार अच्छा था। भाई जो ये कुर्सियाँ और लैडर्स और जो हथौड़े और जो भी ये स्टेयर्स उठा के मारते हैं, ये सच में हार्ड होती है या फिर ये बनाई जाती है स्पेशली कि ज़्यादा ना लगे? ये चेयर्स उस तरीके की होती हैं कि अगर आपको सही तरीके से मारा जाए तो आपको स्टिंग होगा, मतलब पेन थोड़ा सा होगा, पर ऐसा नहीं है कि कोई हड्डी टूट जाएगी। जैसे पीठ पे तो ये खींच के मारते हैं बहुत, तो आप देखना कि और आवाज़ भी पूरी आती है, बंदा यूं ही हो जाए। नहीं वो जैसे वो फ्लैट अकड़ता रिंग के बाहर ही चला बहुत तेज अच्छा वो कभी कभी हो भी जाता है। अच्छा हो जाता है। वो कभी कभी ज्यादा जोर से लग जाती है, फिर ऐसे ही निकलता है कि यार नहीं भाई तू थोड़ी देर रुक जा। अभी रिसेंटली हुआ था, रैंडी ऑर्टन को उठा के पटक दिया उन्होंने रो पे, अभी थोड़े हफ्तों पहले की बात है। रैंडी ऑर्टन रिंग से ही बाहर चला गया, कहता इतने साल हो गए मुझे करियर में, आज तक मुझे किसी ने उठा कर रिंग में नहीं फेंका। तो वो मतलब उस चीज़ का वो गुस्सा कर गया। अब वो तो इतने सालों का है, अब वो अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखता है, वो नहीं चाहता कि मैं हर्ट हो जाऊं इस चीज़ में, क्योंकि भाई हर हफ्ते पे चेक आ रहा है। रैंडी ऑर्टन का तो भाई आरकेओ इतना फेमस था, वो बिल्ड किया गया है, देखो बहुत तगड़ा था यार वो, क्रेजी भाई। सबसे सेक्सी मूव, बेस्ट मूव लगता है वो फिनिशर। रैंडी ऑर्टन की भी बैड गाय उसमें इमेज थी ना कि वो पहले बैड गाय था, फिर वो बैड गाय होता होता बैड गाय में ही गुड गाय हो गया। तो उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं वो कि कभी वो कोई बुली हो रहा है तो उसको बचाने आ जाएगा तो गुड गाय हो उसकी गया। और ट्रिपल एच की बहुत होती थी क्योंकि वो स्टेफनी मैकमहन को बहुत छेड़ता था उस पे, तो वो दो तीनों बहुत लड़ते थे दोनों। अब स्टेफनी और ट्रिपल एच की भी जो स्टोरी थी वो सिर्फ टीवी के लिए शुरू हुई थी, और टीवी से चलते चलते अब इनकी देख लो रियल लाइफ में चीजें हो गई। मालिक बन गया WWE, बन गया भाई सीधा डायरेक्ट वहाँ पे। पर यार वो पूछ रहा था मैं आपसे, कुर्सी वुर्सी वो फिर मतलब अलग मटेरियल से स्पेशली बनाई जाती नहीं है वो हिटिंग के स्पेशली लिए? तो कोई नहीं बनाते, ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्पेशली बनाई जाती है। कुर्सी को मारने का तरीका, अगर आप मुझे अब कोई भी चीज़ यहाँ पे दोगे ना तो मैं उसको भी एक सेफली तरीके से आपको हिट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको बोलते हैं कि पैसिव फोर्स यूज़ करना, कि बंदे को मारना तो है पर कंट्रोल होना चाहिए। पंच तो हर कोई मार ले, पर पंच कंट्रोल कैसे करना है कि वो लगे भी पर इतना ना लगे कि बंदा उठ ना पाए, पर वो इतना लगे कि हाँ यार इसके लगे कि आपका रिएक्शन निकले। अगर मैं आपको मारूंगा ही नहीं किसी का तो आपका रिएक्शन कैसे निकलेगा ना। ट्रिपल एच का तो हथौड़ा ही था, यूं हाथ रख के मारता था सीधा, वो सेव कर लिया उसने, हाथ रख के मार दिया। और कभी कभी होता भी है कि ज़्यादा जोर से भी लग जाती है। और एक टैग टीम थी, वो टेबल बिछा के वो टेबल टॉप तो पे ऐसा फिर लगता है गिराते वो थे। तो स्पेशली बनाई गई है हाँ, टूटने टेबल के इतनी लिए। पतली लगती है वो।
वो इन चीज़ों के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। वो थे डी वॉन एंड बुलीरे। हाँ हाँ हाँ। ये 2 बंदे हैं जो मतलब के बहुत टॉप लेवल के रेसलर हैं। इनकी टैग टीम, उनका मशहूर ही ये चीज़ है कि डी वॉन गेट द टेबल। डेडली ब्रदर्स थे ना, डीवॉन डेडली, और वो एक भाई उनका मोटू तो था एक एक फेमस काल। भी है, एक लड़की को ही चौक स्लैम दे दी टेबल पे रिंग से यूं कूद के। लड़की को दे दी भाई। तो वो नहीं छोड़ते किसी को। उनका ये भाई सीन है। WWE वाले इसमें जेंडर न्यूट्रल है, लड़की भी पिटवा देते थे। चांटे वाटे पड़ रहे हैं दबा के। वो भेदभाव नहीं करते। वो शॉकर देते हैं सही में, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं लड़की के साथ तो सॉफ्ट रहेगा बंदा, उसे भी RKO पड़ रहा है, उसे भी सब पड़ रहा है। अब उसमें ब्रॉक लेसनर ने भी कई बार किया, उठा के F5 दे दी। ठीक है। और तो भाई लड़कियों को भी मतलब ट्रेन किया जाता है या उनके सच में लग जाती है? क्योंकि वो तो थोड़ी, जैसे कुछ तो मॉडल्स वाली आती हैं जो रेसलर भी नहीं होती, किसी के साथ देने आई है जो, या किसी की असिस्टेंट बन के आई है, तो उनको सही में लग जाती होगी या वो भी ट्रेंड होते हैं? ट्रेनिंग ज़्यादातर 80% सारे करके, या रिंग ट्रेनिंग सारे करके ही जैसे आते पॉल हेमन एक कैरेक्टर था जो ब्रॉक के साथ आता था, तो उसमें भी कभी कभी मार पड़ जाती थी, तो वो ट्रेंड होते हैं साथ वाले या नहीं? पॉल हेमन तो देखो ट्रेन इन चीज़ों के लिए, रेसलिंग के लिए नहीं था, बट वो मैनेजर बहुत अच्छा है। और अगर उसको एक मूव लेना भी पड़ गया तो ये होता है कि रेसलिंग का के लिए प्यार, कि लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं, मैं रेडी हूँ रिस्क लेने के लिए। और कई बार होता है, कई बार अच्छा क्या होता है कि बड़े बड़े मूव करते हैं, कुछ नहीं होता, एक छोटा सा मूव करोगे आपकी इंजरी हो गई। ऐसी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। अब मेरा एक मूव था, उसने क्या किया, उठा के मुझे पटक दिया उसके जो लोहे का होता है बकल्स के बीच में, और जाके मेरा शोल्डर बजा। पहले तो कुछ नहीं पता चला, अगले दिन शोल्डर ना उठे। वो नॉर्मल, देखने में नॉर्मल लग रहा था। और एक हुआ था कि उसमें क्या हुआ, मेरा मैच था, मैंने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था, उसने बैक एल्बो हिट की तो वो जाके सर पे लगी, और वो सर के बाद मैं सब कुछ भूल गया। एडी एडवर्ड्स के साथ मेरा मैच था। अब मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, मैच चल रहा है पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे नशे हो रहे हैं जी नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि उसने मुझे कंकशन दे दी। अब इंजरी हो गई, मैच रोक नहीं सकता, टीवी चल रहा है, टाइमिंग कैमरा चल रहा है, मैच मैंने रोक, तो फिर वो मैच मैंने फिनिश किया। और फिर ये हो गया कि मुझे पूछ रहे हैं कि तू ठीक है, मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, ऑल गुड, सही है। पर घर जाके पता चल रहा है कि नहीं भाई ठीक नहीं है, तू रेस्ट कर ले अभी। तो मेरा दोस्त था एक रेसलिंग का, अच्छा उसका सेम हो गया, किसी ने सर पे हिट कर दिया, भाई अपना नाम भूल गया। अरे भाई साहब, स्कूल में पूछ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। मैं उससे मिला, मैंने हाल चाल पूछा, मैं कहा ठीक है, कहता हाँ भाई ठीक है। अपने दोस्त को पूछ रहा है जो उसके साथ रहता, कहता भाई मैं कौन हूँ, अच्छा मैं कहाँ से हूँ। चोट ही लग गई कोई। हाँ, और वो शॉर्ट टर्म के लिए उसकी मेमोरी चलेगी। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसने बोला इसको सोने मत देना। फिर वो वापस आ गई थोड़े टाइम के बाद। बट ऐसी रिस्क, हाई रिस्क स्पोर्ट है। पर भाई जैसे कुछ मैचेस हम देखते हैं कि लोहे की तार भी लपेट के डंडे पे उस पे भी मारते हैं, तो वो रियल होती है वो तार? हाँ, उनको बोलते हैं डेथ मैचेस ब्रो। अच्छा। तो जब वो करना है तो उसमें कोई फिल्टर या पर्दा नहीं होगा, वो हम करते हैं लिटरली कि आज ये मैच करना है, और वो पता है कि लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई फेकनेस नहीं होगी। आप देखना खून जो निकलता है, उठा के जो पटकते हैं, पीठ छल जाती है। वो हाई पेइंग होते होंगे। हाँ, वो हाई पेइंग होते हैं। उसके अंदर भी डिसाइड नहीं होता कि कौन जीतेगा, पहले डिसाइड नहीं होता। वो तो डिसाइड होता ही है, वो तो हर वो match से directions पहले रहेगी। पता ही है। वो डायरेक्शन पर खून वगैरह जैसे सब निकलता है तो वो सच में निकलता है? आजकल हमें खून निकालना अलाउड नहीं है। पुराने टाइमों में ये भी गिमिक रखते थे कि किस कैप्सूल तरीके भी से, रहती थी ना। हाँ, पुराने टाइम में ये चीज़ होती थी। पर अब सोशल मीडिया के चलते या फिर टीवी पे आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते जिसमें से खून निकल रहा है। तो अब हो गया तो हो गया, चलते चलते हो गया तो हो गया। पहले यूज करते थे रेसलर की नकली खून और वो? हाँ, पहले यूज़ करते थे, पहले ये चीज़ें यूज़ होती। भाई इंडिया से कोई फीमेल रेसलर आज तक नहीं गई है ना इंडिया को रिप्रेजेंट करने, TNA में या फिर कहीं भी? एक गए थे हमारे हरियाणा से थे, वो कविता देवी, वो तो थोड़ा टाइम रही थी। और उसके बाद एक और लड़की हमारी संजना जॉर्ज करके है, वो भी थोड़ा टाइम 2-3 साल वहाँ पे रहे थे। पर किसी रीज़न से इतने शाइन नहीं हुए कोई फीमेल रेसलर क्योंकि वो भी ट्रेनिंग में ही रखे उन्होंने,
वो आगे तक नहीं गए। वो क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, आपको NXT में रखते हैं, NXT में आपको ट्रेन करते हैं। WWE से पहले आती है NXT, वहाँ पे आपको रखेंगे, ट्रेन करेंगे, पहले आपको NXT पे कई साल घुमाएंगे, अच्छा, फिर आपको मेन रॉ स्मैकडाउन में शायद आपको चांस मिल जाए। तो इसकी भी बड़ी वो सक्सेस मतलब मुश्किल होती है कि वहाँ तक जाना, पर ठीक है, लगे रहो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। भाई बहुत बढ़िया फेमस टैग टीम थी ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की, डी जनरेशन एक्स। उससे तगड़ी तो कोई टैग टीम मेरे ख्याल से है नहीं, आपको क्या लगता है? वो वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने जो एक ऑरा क्रिएट किया था ना, अब मैंने क्या सुना कि शॉन माइकल जैसे एक ना अंडरवियर पहन के आ गया, उसमें उसने बॉल बुल जो भी स्टफ़ किया आगे और वो आ गया। अब अच्छा, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, पीछे उसको गालियाँ पड़ रही हैं कि तूने ऐसी हरकत क्यों की। कहता लोग देख रहे हैं, कहता पीछे प्रोडक्शन टीम कहती हाँ, कहता पैसा आ रहा है कंपनी में, कहता फिर क्या दिक्कत है। और उस टाइम पे वही है कि कोई रोक टोक नहीं थी। फिर उन्होंने देखा कि जब ट्रिपल एच और ये लोग आए, इन लोगों का एक मैचअप ही ऐसा हो गया, ये लोग दोस्ती इतने अच्छे थे कि इनकी वो रियल थी, वो कोई फेक नहीं थी। तो फिर वो चीज़ें लोग कनेक्ट करते हैं ना रियलिटी के, वो टैग टीम लोग रियलिटी के साथ फिर कनेक्ट करते हैं। एंड बाकी यार ये काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग पागल हो जाते हैं कि मैं इतने सालों से लगा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, वो 2 साल में है उसको ही सब कुछ मिल गया। बड़े पेशेंस की गेम है। अब मुझे होता है कि यहाँ से गया हूँ, है ना, हर साल घर आता हूँ, तो घर वाले पेरेंट्स भी थोड़े ओल्ड हो जाते हैं हर 2 साल में जब देखते हैं उन्हें। और फिर ये होता है कि यार मैं ये चीज़ें मतलब कर किस चीज़ के ले रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या। फिर मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं चाहता हूँ कि एक जो इंडिया का लेवल जाए ना, मेरा ये बहुत बड़ा शौक़ है कि यार इंडिया का नाम ना रेसलिंग के दुनिया में एक रिस्पेक्टफुल वे में लिया जाए कि भाई भूपेंद्र गुजर है इंडिया से, और इंडिया का जो एक रिस्पेक्ट फैक्टर हो ना। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जैसे जापान के रेसलर आते हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है कि भाई जापान से रेसलर आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमें वो स्टेरियोटाइपिकल गिमिक ख़त्म करके आई होप ऐसी एक इमेज बना पाए हम कि यार इंडिया के रेसलर भी किसी से कम नहीं है, हार्ड हिटिंग मैच करें। तभी तो मैं लड़ पड़ता हूँ। अगर मुझे कोई ये बोलते तूने ये करना है, मैं क्यों करना है, मैं तो अड़ जाता हूँ। और मेरा कोच बोलता है ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, और कुछ भी होता है मैं बोल देता हूँ, हो जाते हैं पंगे बैक साइड में। पर जापान से तो मोस्टली सूमो रेसलर ही आते हैं, जैसे एक बहुत पहले एक सूमो रेसलर था याकाजुना, हाँ वही एक फेमस था, बाकी तो कोई था तजीरी था। हाँ वो सूमो तो मेरे ख्याल से एक दो ही आया लेकिन होगा। तजेरी तो इतना सुमो थोड़ी था, वो तो फिट तजीरी तो अलग था। तजीरी लगता, बट वो सबसे ज्यादा फेमस यही था, योकोजुना। वो तो पर बुढ़ा मर गया था ना वो तो शायद। अब आप देखना जापानीज के रेसलर जितने भी, उनकी बहुत रेसलिंग स्टाइल बड़ा खतरनाक होता है, उनका हार्ड हिटिंग स्टाइल होता है। वो उनकी चॉप्स जो मारते हैं चेस्ट के ऊपर, जो थप्पड़ मारते हैं, वो पूरा गूंजता है भाई। हाँ, उसमें कोई वो नहीं रखते कि रेसलिंग फेक है रियल है। वो पीटेंगे आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको किक्स पड़ेंगे। मेरा स्टाइल है स्ट्राइकर, मैं किक्स मारता हूँ। अब जब मैं उसको राउंड हाउस किक्स मारता हूँ किसी को, तो उसमें मैं क्या ही फेक कर लूँगा। मैं तो हाँ, वो पड़े होते हैं हमारे शिन को कवर करने के लिए, बट मैं तो फट मारता हूँ। क्योंकि मेरे को ये है कि भाई जब लोग मुझे देख रहे हैं तो ये बोलें कि हाँ भाई इस बंदे में बात है। तो इसीलिए मैं तो अपना उसी हिसाब से चलता हूँ। चलो भाई, बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, वो आपको बहुत ही जल्दी मिले, और हम सब इंडियंस आई एम श्योर आपके साथ जुड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र भाई का यूट्यूब चैनल भी है और भूपेंद्र भाई का इंस्टाग्राम भी है। आप जाइए, इनकी सारी फाइट्स, इनका कंटेंट देखिए और भाई को सपोर्ट करिए, अपने इंडिया को सपोर्ट करिए। और भाई ऐसे ही हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, 7 समुंदर पार हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सब सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच भाई, आपने अपना टाइम दिया हमें। एंड बस दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जाके डायरेक्टली भाई के इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। भाई का इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था,
और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। थैंक यू जी।